नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा दस्तावेज है। नाम है कैनबिस सटाइवा पीडीएफ। अब इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें, ये साफ कर देना जरूरी है कि ये स्रोत कैनबिस सटाइवा को आज के नजरिए से बिल्कुल नहीं देखता। सही बात है। ये एक पुराने चिकित्सीय पाठ का हिस्सा है और ये इसे एक ऐसे पौधे के रूप में देखता है जिसके शरीर पर कुछ खास और सच कहूं तो बहुत ही अजीब प्रभाव होते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इस पर कोई राय बनाना नहीं है, बल्कि उस दुनिया और उस सोच को समझना है जिसने इस दस्तावेज को बनाया। हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पुराने चिकित्सक दुनिया को कैसे देखते थे। और ये समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां आज के मेडिकल साइंस के जो नियम हैं वो लागू ही नहीं होते। मतलब कोई लैब रिपोर्ट्स नहीं, कोई एमआरआई स्कैन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सबसे कीमती डेटा है मरीज का अनुभव। उसे क्या महसूस हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अच्छा, ये ज्ञान को समझने का एक पूरी तरह से अलग सिस्टम है और अपने आप में बेहद आकर्षक है। ये हमें एक तरह से मेडिकल इतिहास की जासूसी करने का मौका देता है। मेडिकल इतिहास की जासूसी, ये बात मुझे पसंद आई। तो चलिए इस जासूसी को शुरू करते हैं। जरूर। और मैं उस सुराग से शुरू करना चाहती हूँ जो मुझे सबसे अजीब लगा। इस दस्तावेज में एक लक्षण का जिक्र है। पानी की बूंदों वाला? हाँ, बिल्कुल। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, जैसे सिर, पेट या दिल के ऊपर, ऐसा महसूस होना मानो ठंडे पानी की बूंदें गिर रही हों। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गई। आज के समय में अगर कोई डॉक्टर को ये बताए तो शायद उसे गंभीरता से न लिया जाए। हाँ, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है ना? लेकिन यही उस समय की चिकित्सा पद्धति की खासियत थी। उनके लिए कोई भी अनुभव, चाहे वो कितना भी अनोखा क्यों ना हो, एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट था। अच्छा, वे इन अनुभवों को नजरअंदाज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बहुत ध्यान से दर्ज करते थे। वे एक तरह से कह सकते हैं कि अनुभवों के लाइब्रेरियन थे। अनुभवों के लाइब्रेरियन, वाह। उनकी काबिलियत लैब टेस्ट करने में नहीं थी। उनकी काबिलियत थी इंसानी अनुभव की सबसे बारीक जानकारी को सुनने, समझने और उसमें एक पैटर्न खोजने में। आज हम डेटा इकट्ठा करते हैं, वो कहानियां इकट्ठा करते थे। तो मतलब उनके लिए ये पानी की बूंद वाली फीलिंग एक कहानी का हिस्सा थी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अजीब बात नहीं थी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बिंदु है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्रोत में लिखा है हठी कब्ज, जिसके कारण मूत्र रुक जाता है और गुदा का संकुचन। यहाँ कब्ज को सीधे सीधे पेशाब रुकने से जोड़ा जा रहा है। आज की मेडिकल दुनिया में तो एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और एक यूरोलॉजिस्ट शायद इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। बिल्कुल। और यही हमें उनकी सोच का दूसरा बड़ा सुराग मिलता है। क्या? वे शरीर को अलग अलग विभागों में बटा हुआ नहीं देखते थे। उनके लिए शरीर एक पूरी जुड़ी हुई प्रणाली थी, एक सिंगल यूनिट की तरह। हाँ, एक मशीन की तरह, जहां एक पुर्जे की खराबी दूसरे बिल्कुल अलग दिखने वाले पुर्जे को भी प्रभावित कर सकती है। उन्हें लगता था कि पेट की एक समस्या सीधे मूत्राशय पर असर डाल सकती है। ये एक बहुत ही समग्र, मतलब होलिस्टिक नजरिया था। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये सूची और भी अजीब होती जाती है। हाँ, होती है। इसमें मोच के बाद उंगलियों का सिकुड़ना और सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने की कटोरी का अपनी जगह से खिसकना जैसी बातें भी शामिल हैं। कब्ज, उंगलियों का सिकुड़ना, घुटने का खिसकना और वो पानी की बूंदों का एहसास, इन सब में क्या समानता हो सकती है? ये तो एक पहेली जैसा लगता है। ये एक पहेली ही है। और पुराने मटीरिया मेडिका ग्रंथ, जो असल में औषधीय पदार्थों की ऐसी ही सूचियों का संग्रह होते थे, वे इसी तरह की पहेलियों से भरे हैं। अच्छा। तो वे एक ही पदार्थ के प्रभाव के तहत ऐसे दर्जनों लक्षण सूचीबद्ध करते थे जो पहली नजर में पूरी तरह से असंबद्ध लगते हैं। उनका लक्ष्य हर लक्षण को एक अलग बीमारी मानना नहीं था। तो फिर क्या था? वे लक्षणों के एक खास प्रोफाइल या कह लीजिए व्यक्तित्व की तलाश में थे। वे देख रहे थे कि यह पदार्थ शरीर में किस तरह का एक अनोखा पैटर्न बनाता है, भले ही वो पैटर्न हमारे लिए कितना भी बेतरतीब क्यों न लगे। तो शरीर को एक जुड़े हुए सिस्टम के रूप में देखने वाली ये बात वाकई दिलचस्प है। क्या ये नजरिया हमें सांस से जुड़ी समस्याओं में भी देखने को मिलता है? उनका भी जिक्र है इस दस्तावेज में। हाँ, बिल्कुल मिलता है। और यहाँ भी हम उनके अवलोकन की गहराई को देख सकते हैं। कैसे? स्रोत में एक विशेष प्रकार के दमे या सांस की तकलीफ का वर्णन है,
जहां मरीज केवल खड़े होकर ही सांस ले पाता है। सिर्फ खड़े होकर? हाँ, लेटने या बैठने पर उसका दम घुटता है। ये बहुत ही विशिष्ट जानकारी है। मतलब वे सिर्फ ये नहीं लिख रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत है। यही तो बात है। इस जानकारी की सटीकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह दिखाता है कि वे सिर्फ समस्या को नहीं, बल्कि समस्या के संदर्भ को भी देख रहे थे। संदर्भ मतलब सांस की तकलीफ कब बढ़ती है, किस स्थिति में आराम मिलता है। हर छोटा विवरण उनके लिए एक सुराग था। यह उनके लिए एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट था। अच्छा। आज हम एक्सरे करके देखते हैं, वे मरीज को अलग अलग स्थितियों में रखकर देखते थे कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो क्या स्रोत में इसका कोई कारण बताया गया है कि लेटने से ऐसा क्या होता है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अक्सर ये ग्रंथ क्यों से ज्यादा क्या पर ध्यान केंद्रित करते थे। अच्छा। उनकी मुख्य चिंता यह समझना नहीं था कि बायोकेमिकल स्तर पर क्या हो रहा है, बल्कि यह थी कि लक्षणों का सटीक पैटर्न क्या है। उनका सिद्धांत था कि अगर हम लक्षणों के पैटर्न को सही पहचान लें तो हम उसे सही दवा से मिला सकते हैं। कि उनके लिए मरीज का हर अनुभव मायने रखता था। ठीक है, तो अब तक की पहेली के टुकड़े ये हैं, कुछ बहुत ही अजीब संवेदनाएं और ये विचार कि शरीर एक जुड़ी हुई मशीन है। हाँ। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे लगता है कि इस पहेली को सुलझाने की चाबी हो सकता है। मूत्रमार्ग वाले लक्षण? हाँ बिल्कुल, उनका अविश्वसनीय रूप से विस्तृत विश्लेषण। ऐसा लगता है कि यहाँ आकर लेखक ने जैसे माइक्रोस्कोप लगा लिया हो। हाँ, ये हिस्सा वाकई में असाधारण है। यह हमें उनकी अवलोकन क्षमता की असली गहराई दिखाता है। यहाँ आकर उनकी भाषा किसी वैज्ञानिक से ज्यादा एक कवि जैसी हो जाती है, जो अनुभव को शब्दों में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि गोनोरिया की तीव्र अवस्था में मूत्रमार्ग छूने या दबाव पड़ने पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। और ये संवेदनशीलता इतनी ज्यादा होती है कि मरीज को अपने पैर सटाकर चलने में भी मुश्किल होती है। सोचिए जरा। हाँ, क्योंकि इससे मूत्रमार्ग में दर्द होता है। एक पल के लिए इस स्थिति की गंभीरता को सोचिए। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये किसी की जिंदगी को पूरी तरह से पंगु बना देने वाली स्थिति है। और ये सिर्फ शुरुआत है। दर्द की प्रकृति का वर्णन देखिए। हाँ, वो भी बहुत खास है। स्रोत कहता है कि दर्द मूत्रमार्ग के बाहरी सिरे से शुरू होकर पीछे की ओर फैलता है और ये जलन और चुभन वाला होता है। लेकिन पेशाब करते समय ये दर्द पीछे की ओर ज्यादा चुभने वाला महसूस होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ दर्द या जलन नहीं है, ये दर्द की दिशा, उसकी गुणवत्ता और वो कब और कैसे बदलता है, इसका पूरा नक्शा है। और फिर आता है वो शब्द जो मेरे दिमाग में अटक गया, जिगजैग। हाँ, मूत्र मार्ग के साथ साथ एक जिगजैग दिशा में फाड़ने वाला दर्द। जिगजैग ये कोई मेडिकल शब्द तो है नहीं है। ये एक तस्वीर है, एक कहानी है। ये आपको तेज दर्द से कहीं ज्यादा बताता है। ये सुनकर मेरे दिमाग में बिजली की कौंध जैसी तस्वीर बनती है। एक डॉक्टर के लिए ये शब्द कितना जरूरी रहा होगा कि उसने इसे दस्तावेज में दर्ज किया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उनका सबसे शक्तिशाली उपकरण था, भाषा। हाँ, आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनों के बिना उनके शब्द ही उनके स्कैनर और माइक्रोस्कोप थे। जलन चुभन वाला, फाड़ने वाला और जिगजैग जैसे शब्द उन्हें दर्द के व्यक्तित्व को समझने में मदद करते थे। दर्द का व्यक्तित्व? हाँ, उन्हें विश्वास था कि हर बीमारी का दर्द अलग तरह का होता है और अगर वे उस दर्द के चरित्र को शब्दों में पकड़ सकें तो वे सही इलाज तक पहुंच सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत यही नहीं रुकता। इसके बाद ये कैनबिस सटाइवा की तुलना इसी तरह की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य पदार्थों से करता है, जैसे कैंथरिस, कैप्सिकम और जलसेमियम। हाँ, तो क्या ये एक तरह से अगर ये काम ना करे तो इन्हें आजमाने वाली लिस्ट थी? नहीं, इससे कहीं ज्यादा परिष्कृत प्रणाली थी। इस संबंध या रिलेशंस खंड को समझना उनकी पूरी सोच को समझने जैसा है। ये असल में विभेदक निदान यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने का उनका तरीका था। विभेदक निदान, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप एक पुराने मैकेनिक हैं और आपके पास 3 गाड़ियां आती हैं। तीनों के इंजन से अजीब आवाज आ रही है। ठीक है। एक अनुभवी मैकेनिक सिर्फ आवाज सुनकर बता सकता है कि एक में पिस्टन की समस्या है, दूसरे में बेल्ट ढीला है और तीसरे में तेल कम है। हाँ, आवाज का फर्क होता है। तीनों अजीब आवाजें हैं, लेकिन हर आवाज का चरित्र अलग है। विभेदक निदान यही है, एक जैसी दिखने वाली समस्याओं के बीच बारीक अंतर को पहचानना। तो ये डॉक्टर एक तरह से शरीर की आवाजों के एक्सपर्ट थे। बिल्कुल। तो मान लीजिए उनके पास 3 मरीज आते हैं, तीनों को मूत्र मार्ग में जलन है। लेकिन एक मरीज कहता है कि
दर्द जिगजैग और फाड़ने वाला है। दूसरा कहता है कि दर्द सिर्फ आग जैसी जलन है। और तीसरा कहता है कि जलन के साथ ऐंठन भी है। अच्छा, तो लक्षणों में फर्क है। हाँ, तो इस सूची के आधार पर डॉक्टर ये तय कर सकता था कि जिगजैग दर्द वाले मरीज को कैनबिस सटाइवा देना है, जबकि सिर्फ जलन वाले को शायद कैंथरिस। समझ गई। ये ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क था, जो लक्षणों के बीच के संबंधों और अंतरों पर आधारित था। लेकिन ये कितना भरोसेमंद रहा होगा? मतलब बिना लैब टेस्ट के सिर्फ मरीज के बताने पर कि दर्द जिगजैग है या चुभने वाला, गलतियों की गुंजाइश तो बहुत ज्यादा रही होगी। निश्चित रूप से गलतियों की गुंजाइश थी, जैसे आज भी गलत निदान होते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि उस समय डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बहुत गहरा होता था। डॉक्टर घंटों तक मरीज की बात सुनते थे। उनकी पूरी कला ही मरीज के अनुभव को सटीक रूप से समझने पर आधारित थी। ये सिस्टम भरोसे पर चलता था। भरोसे पर? हाँ, मरीज के अपने अनुभव को बताने के भरोसे पर और डॉक्टर के उस अनुभव को सही ढंग से व्याख्या करने की क्षमता पर। तो अगर हम इन सब सुरागों को एक साथ जोड़ें, वो पानी की बूंदों वाली अजीब अनुभूति, शरीर के अलग अलग हिस्सों का एक दूसरे से जुड़ा होना और दर्द का इतना डिटेल वर्णन, तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो ये दस्तावेज हमें कैनबिस सटाइवा की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो एक पदार्थ से ज्यादा एक लक्षणों के पैटर्न की है। एक पैटर्न? हाँ, और ये पैटर्न ही सब कुछ था। मुख्य बात यह है कि यह चिकित्सा प्रणाली जैव रासायनिक क्रियाओं पर नहीं, बल्कि मरीज के व्यक्तिपरक अनुभवों के पैटर्न को पहचानने पर केंद्रित थी। वे बीमारी का इलाज नहीं कर रहे थे, वे उस पैटर्न को ठीक कर रहे थे जो उन्होंने मरीज में देखा था। तो इसका मतलब है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी रोगी का अनुभव, उसकी अपनी व्यक्तिगत सच्चाई। जिगजैग दर्द एक वस्तुनिष्ठ तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का मुख्य टेकअवे यही है कि ज्ञान को देखने और व्यवस्थित करने के कई तरीके हो सकते हैं। यह ज्ञान बहुत ही व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों पर आधारित था, जिन्हें चिकित्सकों ने पीढ़ियों तक सावधानी से इकट्ठा किया, उनकी तुलना की और उन्हें वर्गीकृत किया। यह हमें याद दिलाता है कि चिकित्सा हमेशा से सिर्फ विज्ञान नहीं रही है, यह इंसानी अनुभव को समझने की कला भी रही है। तो हमने इस पुराने दस्तावेज के जरिए एक पूरी तरह से अलग दुनिया की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे पानी की बूंदों जैसी अजीब संवेदनाओं से लेकर गनोरिया में होने वाले अत्यंत स्पेसिफिक जिगजैग दर्द तक, ये पाठ हमें लक्षणों को दर्ज करने और शरीर को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखने का एक अनूठा नजरिया देता है। हाँ, और ये सब हमें आज के दौर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? अवधियों पर हमारे गहन ध्यान के दौर में जब हम एमआरआई स्कैन और ब्लड रिपोर्ट्स पर इतना भरोसा करते हैं, हाँ, तो क्या हम अनजाने में मरीज के व्यक्तिपरक अनुभव की कहानी को नजरअंदाज कर रहे हैं? अच्छा। क्या उस जिगजैग दर्द में कोई ऐसी जानकारी छिपी है जिसे हमारा सबसे आधुनिक स्कैन भी नहीं पकड़ सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मुझे लगता है विचार करना जरूरी है।